कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही परेशान और बूढ़े आदमी को एक टाइपराइटर के साथ एक महल के अंदर जाते हुए देखते हैं। उसे महल के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। ओल्ड मैन उस आदमी से पूछता है कि क्या ये जगह श्रापित आर्टिफैक्ट का म्यूजियम है, जिस पर वो कहता है हाँ, ये श्रापित आर्टिफैक्ट का म्यूजियम है जहाँ पूरी दुनिया के सबसे श्रापित चीजें रखी हुई है। लेकिन तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? ओल्ड मैन कहता है मैं अपने साथ एक ऐसे टाइपराइटर को लाया हूँ जो खुद ब खुद टाइप करता है। तभी म्यूजियम की सारी लाइट जल जाती है और वो आदमी ओल्ड मैन के सामने आकर कहता है कि मिडनाइट म्यूजियम में तुम्हारा स्वागत है। इस आदमी का नाम खाता होता है। लेकिन तभी वो टाइपराइटर खुद से टाइप करने लगता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब हम डॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में काम करता था। डॉम के कॉफी शॉप में खाता हर रोज कॉफी पीने के लिए आता था। डॉम जब खाता के लिए कॉफी बना रहा था तभी उस कॉफी शॉप के ऑनर उसे और उसके कलीग जिप को अपने पास बुलाकर बताते हैं कि मैं इस कॉफी शॉप को बंद कर रहा हूँ, कल से तुम दोनों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डोम खाता के लिए लास्ट कॉफी लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये कॉफी मेरी तरफ से आपके लिए फ्री है और कल से आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बॉस इस कॉफी शॉप को बंद कर रहे हैं। खाता पूछता है कि शॉप बंद होने के बाद तुम क्या करोगे, जिस पर डोम कहता है कि पता नहीं। लेकिन तभी खाता उसे अपने म्यूजियम का कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम यहाँ आ जाना। लेकिन तभी डॉम देखता है कि जिब कॉफी शॉप के कैश काउंटर से पैसे चोरी कर रहा है। डॉम और शॉप के ऑनर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। इसीलिए डॉम जिब के बाइक की चाबी ले जाकर कुछ बच्चों को दे देता है और उनसे कहता है कि जाओ इस बाइक को यहाँ से ले जाओ। अपने बाइक को बचाने के चक्कर में जिब को उन बच्चों के पीछे भागना पड़ता है और इस तरह से डॉम अपने बॉस को बचा लेता है। फिर जब रात को डॉम सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने रूम का रेंट भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने बिल्डिंग के नीचे जाकर खाता के दिए हुए कार्ड को देखने लगता है। लेकिन तभी जिब वहाँ आ जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ाने लगता है क्योंकि सुबह उसने उसके बैग को उन बच्चों को दे दिया था। डॉम उनसे भागते भागते गिर जाता है और जिब और उसके दोस्त उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर खाता आकर डॉम को बचा लेता है। खाता जिब और उसके दोस्तों को मारकर अपने जादुई छड़ी से वहाँ पर धुआं धुआं करके डॉम को अपने साथ लेकर भाग जाता है। लेकिन वहाँ से भागने के चक्कर में खाता के म्यूजियम का कार्ड डॉम से वहीं गिर गया था। खाता उसे अपने साथ अपने म्यूजियम में लेकर जाता है जहाँ फोब नाम का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। खाता उससे कहता है कि मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। फोब डोम को म्यूजियम के अंदर वाले एरिया में ले जाकर उसे समझाता है कि ये म्यूजियम सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले तक ही खुला रहता है और वो भी सिर्फ चुने गए लोगों के लिए। यहाँ पर दुनिया के सभी श्रापित आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जिनकी अपनी अलग अलग कहानी भी है और इन सभी आर्टिफैक्ट को मिस्टर खाता ने अपने पूरे जिंदगी में कलेक्ट करके यहाँ रखा है। जिस पर डॉम पूछता है कि आखिर मिस्टर खाता को इतने सारे चीजों को कलेक्ट करने में कितना समय लगा होगा और वो कितने साल के हैं, जिस पर फोब कहता है कि ये बात तो आज तक कोई नहीं जानता। इसके बाद फोब डोम को एक ड्रेस देते हुए उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर साफ सफाई करना है और जोन 16 के तरफ गलती से भी नहीं जाना है। फोब जाकर तैयार होने लगता है लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर आकर उसे डरा देती है जो कि वहीं पर साफ सफाई का काम करती थी। इस लड़की का नाम जून होता है। वो डोम से पूछती है कि कहीं तुम्हें भूत भूत से डर वर तो नहीं लगता, तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, कहीं ये जगह भूतिया तो नहीं है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, यहाँ बहुत सारे भूतिया चीजें हैं जिनके पीछे अलग अलग कहानी है, लेकिन मेरी फेवरेट रेड ब्राइड की ड्रेस की है। इसके बाद डोम काम करते करते जोन 16 की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। उसे वहाँ पर एक व्हाइट वेडिंग ड्रेस के साथ साथ बहुत सारे आर्टिफैक्ट और एक मम्मी भी दिखाई देती है। वो उस मम्मी को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगता है लेकिन तभी खाता वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या फोब ने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था। जिस पर डॉम कहता है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर आया था। तभी उस मम्मी की आंखें रेड हो जाती है और उसके साथ डोम की आंखें भी रेड होने लगती है। वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। खाता उसे उठाने की कोशिश करता है तो तभी उसके हाथ पर खून गिरने लगता है। उस जगह की लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही थी। वो ऊपर देखता है तो रेड ब्राइड का भूत उसके सर के
ऊपर था। खाता उसे अपनी जादुई छड़ी दिखाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। खाता ये सब देखकर बहुत डर गया था। वहीं दूसरी तरफ डॉम को एक विजन आती है और इसके बाद वो उठ जाता है। तभी खाता उसे बताता है कि रेड ब्रैड जोन 16 से बाहर भाग गई है। तुमने ये क्या कर दिया? आखिर तुम हो कौन? तभी खाता को टाइपराइटर की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो दोनों उस टाइपराइटर के पास जाते हैं। तो वो टाइपराइटर एक पेपर प्रिंट करके निकालता है जिस पर लिखा था कि जोन 16 पूरी तरह खून में डूब चुका है। जिसे पढ़ने के बाद खाता कहता है कि ये सब इस टाइपराइटर का किया हुआ है। तभी एक परछाई आती है और खाता को वहाँ से लेकर भाग जाती है। खाता के गायब होते ही वहाँ पर एक आदमी अपीयर हो जाता है और उस टाइपराइटर में कुछ टाइप करने लगता है। डॉम ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। वो उस आदमी से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी कहानी को एक अच्छी एंडिंग दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम रेड ब्रैड को देखते हैं जो खाता को ले जाकर दीवार से चिपका देती है, लेकिन रेड ब्रैड के ड्रेस ने जून को पोजेस किया हुआ था। डॉम पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए? तो वो बताता है कि मेरी शादी होने वाली थी लेकिन मेरा एक्सीडेंट में डेथ हो गया, जिसके बाद मेरी दुल्हन ने भी सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे लगने लगा था कि मेरा मर्डर हुआ है। उस स्ट्रेंज आत्मा की बातें रेड ब्रैड भी सुन लेती है जो कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला हस्बैंड था। ये सुनते ही रेड ब्रैड खाता को छोड़कर उसके पास पहुंच जाती है। वो उस ब्रैड के ऊपर से दुपट्टा हटाता है तो वो म्यूजियम में काम करने वाली लड़की जून थी। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद वो उस टाइपराइटर में टाइप करके अपनी कहानी की अच्छी एंडिंग देने लगता है जिससे कि वो और उसकी दुल्हन की आत्मा एक साथ हो जाए। लेकिन उसके ऐसा करने से जून के बॉडी के साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी, इसीलिए डॉम उसे रोकने की कोशिश करता है तो रेड ब्रैड उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी खाता वहाँ पर आ जाता है और अपनी छड़ी से मारकर टाइपराइटर को गिरा देता है और उसकी कहानी वहीं एंड कर देता है, जिसके बाद वो रेड ब्रैड की तरफ देखते हुए गायब हो जाता है। अब उन दोनों के आत्मा को शांति मिल जाती है क्योंकि खाता ने उन्हें अच्छी एंडिंग दी थी। रेड ब्रैड के ड्रेस के ऊपर से शराब भी हट गया था, इसीलिए जून ठीक हो गई थी, लेकिन मिस्टर खाता उसका नाम ही भूल गए थे। इसके बाद खाता डोम से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? ये सब तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद से शुरू हुआ। तभी वहाँ पर चोरी की अलार्म बजने लगती है। तभी हम जिब और उसके कुछ दोस्तों को वहाँ पर चोरी करने के लिए आते हुए देखते हैं। खाता और डोम वहाँ पर जब आते हैं तो वो लोग उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं और जोन 16 के सारे आर्टिफैक्ट को लूटकर अपने साथ लेकर जाते हैं। वो लोग अपने साथ उस मम्मी को भी ले जाते हैं। जिब के दोस्त उससे कहते हैं कि हम बचपन से यहाँ थे, लेकिन हम आज तक ना तो इस म्यूजियम में पहले कभी गए थे और ना ही इसके बारे में सुना था। इसके बाद वो लोग म्यूजियम से चुराए गए चीजों के दाम को ब्लैक मार्केट में चेक करते हैं तो उनकी कीमत करोड़ों में थी, इसीलिए वो उन्हें एक फैक्ट्री में ले जाकर छुपा देते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोब मिस्टर खाता के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी डिटेक्टिव फ्रेंड से कह दिया है वो बहुत जल्द चोरों का पता लगा लेगी। तभी डॉम वहाँ पर आता है तो मिस्टर खाता उसे काम से निकाल देते हैं क्योंकि उसके खाता का कार्ड खो देने के वजह से ही जिब और उसके दोस्त वहाँ तक पहुँच गए थे, नहीं तो वो म्यूजियम किसी को दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जून उसे रोकती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि म्यूजियम में चोरी तुम्हारे वजह से हुई है तो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जून उसे खाता का कार्ड देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम उन आर्टिफैक्ट्स को सुन सकते हो क्योंकि तुमसे पहले हम में से किसी ने भी यहाँ किसी आर्टिफैक्ट से आवाज आते हुए नहीं सुना था। इसके बाद डोम अपने कमरे में जाकर उन आर्टिफैक्ट को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक चोर वैन से बाकी का सामान उतारने के लिए जाता है। वो एक खंजर को निकाल रहे थे जो कि नीचे गिर गया था, लेकिन तभी उसे एक सांप काट लेता है। इधर डोम जून के पास जाकर कहता है कि मैं उन आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें उन्हें सुनने की कोशिश करनी चाहिए। डोम उसे सुनने की कोशिश करता है तो उसे वो चोर दिखाई देने लगते हैं। दूसरी तरफ वो चोर मर जाता है, जिसके बाद उसका भाई उस सांप को बहुत ही बुरी तरह मारकर खंजर ले लेता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसका भाई एक मॉन्स्टर बन चुका था और किसी वजह से डोम को भी ये सब चीजें दिखाई दे रही थी। वो जून से कहता है कि तुम मिस्टर खाता से कह देना कि मुझे सारे आर्टिफैक्ट्स मिल गए हैं।
वो मेरे घर के पास वाले पुराने फैक्ट्री में है और मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस चोर को सांप ने काटा था वो अब एक दानव बन चुका था। उसने अपने भाई को मारने के बाद अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन जिब उसे म्यूजियम से चुराए गए श्रापित खंजर से मार देता है। तभी एक दूसरे चोर की डेड बॉडी जिब पर हमला कर देती है और उसे चाटने लगती है। थोड़ी देर के बाद डॉम वहां पहुंचता है तो जिब उसके सामने बेहोश पड़ा था। डॉम जिब को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है और जिब को बचाने के चक्कर में वो मॉन्स्टर डॉम को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन जिब उसे बचाने के बजाय वहां से भाग जाता है। खैर डॉम किसी तरह उस पर हमला करने वाले मॉन्स्टर को मारकर वहीं छुप जाता है। इसी बीच खाता भी वहां पहुंच गया था। उसे अपने म्यूजियम से चुराई गई मम्मी दिख जाती है और फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उसके तरफ जाता है। वो मॉन्स्टर डॉम को देखने वाला था, लेकिन खाता उसे पकड़कर अपने साथ छुपा लेता है। डॉम खाता से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो बताता है कि जरूर इनमें से कोई श्रापित खंजर से घायल हुआ होगा। उस खंजर से एक दानव को मारा गया था और अब उस दानव की आत्मा एक के जरिए दूसरे को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर रही है। तभी एक मॉन्स्टर आकर खाता के पेट में वही खंजर मार देता है, मगर दूसरी बार जब वो मॉन्स्टर खाता को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो डॉम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके ऐसा करते ही उस मॉन्स्टर के हाथ फ्रीज हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि डॉम की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी है। तभी वहाँ पर 3 शैडो आते हैं और उस मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर खाता उस खंजर के वार से मर जाते हैं। तभी फोब भी वहाँ आता है और डॉम से कहता है कि इसे म्यूजियम ले चलो। वो लोग उसे म्यूजियम में ले जाकर सुला देते हैं। डॉम खूब रोता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर खाता की आत्मा एक बूढ़े आदमी के पास पहुँच गई है। ये बूढ़ा आदमी फोब के डैड होते हैं। खाता उनसे कहता है कि मैं अब वापस नहीं जाना चाहता, जिस पर वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे आने का टाइम नहीं हुआ है। इसके बाद वो अपनी व्हीलचेयर से उठकर चुटकी बजाते हैं तो खाता वापस से जिंदा हो जाता है। इसके बाद खाता फोब से कहता है कि मुझे लगता है डोम उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन हमें ये साबित करना होगा। तुम जाओ और उन तितलियों को ले आओ। वहीं दूसरी तरफ हम फोब के एजेंट को देखते हैं। वो फोब को फोन करके बताती है कि हमें फैक्ट्रीज में बस डेड बॉडी मिली है और यहाँ पर एक भी आर्टिफैक्ट्स नहीं है। तभी हम एक डेड बॉडी से एक बटरफ्लाई को निकलकर जिब के घर जाते हुए देखते हैं। वो उसका खून पीने लगता है, लेकिन जिब उस बटरफ्लाई को मार देता है और फिर उस बटरफ्लाई के बॉडी को अपने गिरगिट को खिला देता है। इसके बाद जिब अपने खिड़की से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देखने लगता है, जिसने अब किसी और से ब्याह कर लिया था। वहीं जून श्रापित खंजर को उनके जगह पर रख देती है, जिसे वो लोग अपने साथ ले आए थे। डॉम भी वहीं पर था। तभी खाता वहाँ पर आता है और डॉम से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने ये सब कैसे किया। डॉम पूछता है कि मैंने क्या किया, जिस पर वो बोलता है कि वो 3 परछाई जिसने तुम्हें बचाया था और वो आवाज जो तुम्हें सुनाई देती है, मुझे उसके बारे में बताओ। तभी फोब और बैम वहाँ आते हैं। फोब कहता है कि हमें वो बटरफ्लाई नहीं मिला। खाता कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन बटरफ्लाई को ढूंढना होगा। डोम पूछता है कि आप लोग किस बटरफ्लाई की बात कर रहे हो, जिस पर जून बताती है कि वो भी जोन 16 के आर्टिफैक्ट में से एक था। उसे यादों का बटरफ्लाई कहते हैं। वो बटरफ्लाई दूसरों का खून पीता है, लेकिन जब वो खून पीता है तो उसे उस इंसान का मेमोरी भी मिल जाता है और अगर तुम उस बटरफ्लाई का खून पीते हो तो तुम उसके मेमोरी को देख सकते हो जिसका उसने ब्लड पिया था। लेकिन वो बटरफ्लाई अपनी आबादी बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिप की गर्लफ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन उसके वहां से जाने के बाद जिप उसके घर के अंदर घुस जाता है। जिप की कंडीशन देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड रिन के घर में जाकर उसके एनिवर्सरी केक को बर्बाद कर देता है और उसके बेड पर जाकर सो जाता है। फिर जब रिन और जिम घर आते हैं तो वो केक पर जिम का नाम कटा हुआ देखते हैं। तभी जिम वहाँ से जाने लगता है तो वो एक बकेट से टकरा जाता है। जिम उसे पकड़ने जाता है तो वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर भाग जाता है। इसके बाद जिब देखता है कि जिस बटरफ्लाई को उसने मारकर अपने गिरगिट को खाने के लिए दिया था, वो उस गिरगिट को मारकर खुद जिंदा हो गया है और उसने बहुत सारे बच्चे भी दिए हैं।
तभी वो सारे बटरफ्लाई एक्वेरियम को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जिब एक बटरफ्लाई को मारता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड रिन की आवाज आने लगती है। इसके बाद उसके दिमाग में पता नहीं क्या समझ आता है कि वो उस बटरफ्लाई को ब्लड को चाटने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे रिम उसके पास आ गई हो और उसके साथ रोमांस कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ डॉम उस बटरफ्लाई का पता लगाने के लिए उसे सुनने की कोशिश करता है, जिससे कि खाता और जून को बहुत ही खतरनाक आवाजें आने लगती है। लेकिन डॉम को वो बटरफ्लाई और रिप दिख जाता है, लेकिन डॉम के ऐसा करने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और तभी उसके मुंह से एक बटरफ्लाई निकलता है। खाता उसे पकड़ता है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन डॉम बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम को रिम को मारते हुए देखते हैं, क्योंकि उससे लग रहा था कि वो अभी भी जिम से प्यार करती है, इसीलिए वो उसके घर आया था। वो उसे बहुत मारता है। इसके बाद वो उसे उसके घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन रिम अपने घर जाने के बजाय जिब के घर चली जाती है। जिब उसे अंदर लेकर जाता है और उसे मार देता है। जिब ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछली रात उस मॉन्स्टर के उस पर हमला करने के बाद वो भी इफेक्टेड हो गया था। जिब को रिन का खून पीकर पता चल जाता है कि जिम ने उसे मारा था, इसीलिए वो जाकर जिम को भी मार देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉम को होश आ चुका था। वो खाता से पूछता है कि क्या हुआ था, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम उन श्रापित आर्टिफैक्ट से कनेक्ट होने के बाद नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ जाते हो और इस तरह से तुम खुद को भी श्रापित कर रहे हो, इसीलिए तुम ऐसा दोबारा मत करना। इसके बाद खाता वहाँ से चला जाता है और जून वहाँ आ जाती है, लेकिन खाता के जाने के बाद डॉम फिर से उस बटरफ्लाई को ढूंढने की कोशिश करता है। इस बार उसे सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो रिन को भी देख लेता है, इसीलिए वो सभी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर खाता को एक नहीं बल्कि बहुत सारे बटरफ्लाई दिखते हैं। इधर बटरफ्लाई का खून पी पीकर जिब रिन के साथ बिताए अपने पुराने यादों को याद कर रहा था, लेकिन तभी खाता वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के डोर को ओपन करता है, वहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई आ जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर रिम की डेड बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन तभी जिब वहाँ पर आकर डॉम के बॉडी में एक सुई घुसा देता है और फिर खाता का गला घोटकर उसे मार देता है। लेकिन तभी रिम जिंदा हो जाती है और वो जाकर जिब को किस करने लगती है। जिब खाता को छोड़कर उसे किस करने लगता है, लेकिन रिन उसका होंठ काट लेती है। रिन एक बटरफ्लाई बन जाती है। तभी फोब, बैम और जून वहाँ आकर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद खाता उसका पंख जला देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह जलकर मरने लगती है। जिब उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचती। उसके साथ साथ जिब भी मर जाता है और जिब के मरते ही बटरफ्लाई के सारे बच्चे भी मर जाते हैं। लेकिन खाता कुछ बटरफ्लाई के डेड बॉडी को अपने साथ ले आया था, जिसे वो बैम को खिलाता है ताकि वो चोरी हुए आर्टिफैक्ट का पता लगा सके। वो जैसे ही उसे खाती है, उसे एक मिस्टीरियस आदमी श्रापित मम्मी के मूर्ति को फैक्ट्री से ले जाते हुए दिख जाता है। इसके बाद खाता एक बटरफ्लाई के अंदर डॉम का खून डालता है और फिर उसे खा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे उसके साथ के बस 3 महीने पहले का सीन ही दिखाई देता है। उसके पीछे का वो देख ही नहीं पाता, जिससे वो समझ जाता है कि डॉम के पास 3 महीने से ज्यादा पुरानी मेमोरी है ही नहीं। अब हमें डॉम के रेस्टोरेंट में काम करने से 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जिब डॉम को कॉल करता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। लेकिन तभी डॉम के सामने आसमान से एक रोशनी गिरती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अगले दिन उठता है। आज वो बहुत ही अलग तरीके से तैयार होता है और फिर एक बुके लेकर कहीं जाने के लिए निकल जाता है। तभी खाता की नजर उस पर पड़ती है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। खाता डॉम से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। डॉम कहता है कि मैं अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, जिस पर खाता कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। खाता उसके अपार्टमेंट में जाता है तो उसकी एक रूममेट जमीन पर गिरे ब्लड को साफ कर रही थी और दूसरी रूममेट कोई काला जादू कर रही थी। डॉम उसे अपने कमरे में लेकर जाता है, जो कि बहुत छोटा था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, अब से तुम म्यूजियम में रहने वाले हो। जिसके बाद डॉम अपना सामान पैक करने लगता है। तभी खाता वहाँ पर डॉम और जिब की फोटो देखता है। खाता उससे पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज हो। डॉम कहता है कि मुझे नहीं पता, जिस पर खाता कहता है कि तो फिर याद करने की कोशिश करो। डॉम जैसे ही याद करने की कोशिश करता है, वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ पर एक शैडो आ जाता है।
खाता पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। जब भी मैं अपने पास्ट के बारे में याद करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे सामने आ जाता है और ये मेरे सपनों में भी आता है। तभी उस शैडो में उन्हें जिब की झलक दिखाई देने लगती है और फिर उसके गायब होते ही डॉम फिर से बेहोश हो जाता है। डॉम के बेहोश होने के बाद खाता डॉम के लैंडलॉर्ड के पास जाकर उसे कुछ पैसे देने के बाद उससे डॉम का रेंट एग्रीमेंट और उसका आईडी मांगता है, जिस पर डॉम का नाम डॉनू फोंग लिखा हुआ था। फिर वहाँ पर डॉम की एक फ्लैटमेट आती है और उसे बताती है कि 3 महीने पहले उस रूम में रहने वाले लड़के के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ था। उस दिन आसमान में एक मीटियोर अपीयर हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया और उसकी जगह किसी दूसरे आदमी ने ले ली जो उसी की तरह दिखता है। फिर जब डॉम को होश आता है तो वो खाता से पूछता है कि आप मुझे म्यूजियम में क्यों लेकर जा रहे हो, क्या मैं आपको आपके शराब से आजाद कर सकता हूँ? जिस पर खाता कहता है कि तुम जून के साथ रहना बंद करो, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, वो तो एक कहानी के जरिए पैदा हुई है, अमर होना कोई शराब नहीं है, ये तो हर किसी का सपना होता है। तभी उसे फोब का फोन आता है। फोब बताता है कि हमें एक स्कूल में से हमारा चोरी हुआ एक आर्टिफैक्ट मिला है, इसे बैम ने उस बटरफ्लाई को खाने के बाद ढूंढा था। दरअसल ऑटो नाम के एक लड़के को उसके स्कूल के फ्रेंड बुली कर रहे थे, लेकिन तभी उसे एक पिंक कलर का पत्थर दिखता है। वो जैसे उसे छूता है उसके अंदर एक खास तरह की एनर्जी आने लगती है, उसे दर्द होने लगता है। उसका दोस्त जे उसे देखने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है और इसके बाद वो उन सभी लोगों को जान से मार देता है जिसने भी उसे बुली किया था। लेकिन ये खबर जब पुलिस तक पहुंचती है तो वो लोग उसे अपने कस्टडी में ले लेते हैं, लेकिन बैम खाता को उसका आर्टिफैक्ट वापस नहीं करती और उससे कहती है कि ये लड़का अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसीलिए जब तक कोर्ट इस बच्चे को निर्दोष साबित नहीं कर देती पुलिस तुम्हें इसे वापस नहीं दे सकते। तभी डॉम कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो टॉयलेट चला जाता है, लेकिन वो टॉयलेट जाने की बजाय एविडेंस रूम में चला जाता है और वहां जाकर उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है। लेकिन उसे छूते ही डॉम को एक विजन आने लगता है जहां वो एक स्टार को देखता है। वो स्टार उससे कहता है कि तुम अपना मकसद भूल गए हो। डॉम पूछता है कौन सा मकसद, लेकिन तभी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक पुलिस ऑफिसर वहां आकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑटो को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने उस पत्थर से पोजेस होकर अपने दोस्तों के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा था। हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी उस पत्थर को ऑटो की तरफ फेंक देता है और उसके पत्थर के छूते ही दूसरी तरफ उसका दोस्त जय, जिसे उसने मार दिया था, वो वापस से जिंदा होकर अपने पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर को मार देता है। इधर खाता डॉम को म्यूजियम में उसका कमरा दिखाकर जाने लगता है तो वो उसे बताता है कि वो पत्थर मुझसे बात कर रहा था, उसने मुझसे कहा था कि मुझे अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। मैं इससे आगे कुछ सुन पाता कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद खाता चेक करता है कि कहीं वो उस पत्थर से पोजेस तो नहीं हुआ है। फिर वो उसे बताता है कि उस पत्थर के अंदर उसके आसपास घूमने वाले यूनिवर्स की बहुत सारी पावर है, वो किसी को भी पोजेस करके कुछ भी करवा सकता है। तभी उसे फोब का फोन आता है। वो उसे बताता है कि वो लड़का ऑटो जेल से भाग गया है और वो अपने साथ उस पत्थर को भी ले गया। वहीं दूसरी तरफ हम ऑटो को देखते हैं, वो जेल से भागकर अपने घर जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त जे वहां आ जाता है। ऑटो कहता है कि तुम तो मर गए थे, जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं फिर से जिंदा हो गया, उस पत्थर ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद जे ऑटो को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी ऑटो कहता है कि ये पत्थर अगर मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है तो हमें इसे इसके मालिक के पास पहुंचा देना चाहिए। लेकिन जे उसे मारकर उससे वो पत्थर ले लेता है, जिससे कि जे के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है और फिर वो ऑटो को मार देता है। लेकिन तभी खाता वहाँ पर आकर उसे अपनी छड़ी से मारकर उस पत्थर को ले लेता है और जे को उस पत्थर के ताकत के जरिए मारने लगता है, जिससे वो बहुत हर्ट हो रहा था। इसीलिए डॉम खाता से वो पत्थर ले लेता है और जे को खत्म करने के बाद वो खाता को भी मारने लगता है, क्योंकि उस पत्थर ने उसे पोजेस कर लिया था। जिस पर खाता उसे कहता है होश में आओ डॉम, ये मैं हूँ। तभी वहाँ पर बैम और फोब आकर डॉम से उस पत्थर को ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग उस पत्थर को म्यूजियम में उसके सही जगह पर रख देते हैं, लेकिन डॉम अभी भी उस पत्थर के असर से पूरी तरह उभरा नहीं था, इसीलिए फोब उसे कुछ दिन के लिए एक कमरे में बंद कर देता है। अब हमें 1182 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ खाता को नदी के किनारे डॉम से मिलता जुलता एक आदमी एक नाव में मिलता है। तो दोस्तों, आखिर डॉम कौन था? क्या वो एक इंसान था या फिर आसमान से आया एक एलियन?
उसे खाता के म्यूजियम के आर्टिफैक्ट के चीजों से निकलने वाली आवाजें कैसे सुनाई देती है। 1182 में खाता को जो डॉम मिला था वो कौन था और उस मम्मी का क्या हुआ। सवाल तो कई है जिसका जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस वीडियो पर 2K लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर दूं और आप लोगों को डॉम के असलियत के बारे में पता चल जाए। यकीन मानो इसका सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।